This call is now being recorded. This call is now being transcribed. This call is now taking notes. देखो, सबसे पहले हम लोग को क्या पता है, जियोमेट्रिक मीन बोला है। इसने बोला है जियोमेट्रिक मीन ऑफ 6 ऑब्जर्वेशन, 6 ऑब्जर्वेशन है, मान लेते x1 x2 x6 है, उसका जियोमेट्रिक मीन उसने बोला 13। बाद में ये ऑब्जर्व कर दिया गया कि एक ऑब्जर्वेशन को 28 मार्क कर दिया गया है इंस्टेड ऑफ 36। वो बोल रहा है कि करेक्ट जियोमेट्रिक मीन क्या है। समझ गए क्या बात? समझ गए क्या तुम लोग? हाँ, तो अगर जियोमेट्रिक मीन का फॉर्मूला तुम लोग देखोगे तो जियोमेट्रिक मीन का फॉर्मूला होता है x1 इंटू x2 डॉट डॉट x6 की पावर 1/6 होती है। करेक्ट? करेक्ट, ये होता है फॉर्मूला। और तुम लोग को ये पता है कि वो एक ऑब्जर्वेशन जो 28 36 की जगह पे 28 माना है, उसको मैं x1 मान लेता हूँ कि x1 का वैल्यू 28 था, जो कि रॉन्ग था, जिसको 36 होना था। क्या तुम्हें ये बात समझ में आती है? क्या तुम्हें ये बात समझ में आती है? हाँ, तो हमें जियोमेट्रिक मीन की वैल्यू कितनी दी गई है? जियोमेट्रिक मीन की वैल्यू 13 दी गई है। तो अगर जियोमेट्रिक मीन की वैल्यू 13 है, ठीक है, अगर जियोमेट्रिक मीन की वैल्यू 13 है तो इसका मतलब 13 इक्वल टू कितना है रे? x1 इंटू x2 डॉट डॉट x6 के पावर 1/6 है। क्या तुम्हें ये बात समझ में आती है? क्या तुम्हें ये बात समझ में आती है? तो यानी कि क्या हुआ रे, x1 x2 डॉट डॉट x6 का जो वैल्यू है वो क्या आया? 13 की पावर 6 आ गया। क्या तुम्हें ये बात समझ में आती है? बताओ। तो हमें, अगर मैं इसको निकालू, सपोज x2 x3 डॉट डॉट x6 को अगर मैं निकालू तो वो आ जाएगा क्या? 13 की पावर 6 अपॉन x1। मतलब क्या? 13 की पावर 6 अपॉन 28। कितने लोगों को ये बात समझ में आती है? कितने लोगों को ये बात समझ में आती है? और अगर मैं करेक्ट जियोमेट्रिक मीन लिखूं, करेक्ट करेक्ट जियोमेट्रिक मीन, करेक्ट जियोमेट्रिक मीन मैं लिखूं तो करेक्ट जियोमेट्रिक मीन क्या आएगा? तो जियोमेट्रिक मीन, तो x1 की वैल्यू 28 उसने लिया है, जिसका एक्चुअल वैल्यू कितना होना चाहिए? 36। तो वो ले लेते हैं। x1 का वैल्यू कितना होना चाहिए? 36। एंड उसके बाद x2 है, x3 है, डॉट 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 x6 है, इसके पावर में कितना है? 1/6। क्या तुम्हें बात समझ में आती है? क्या तुम्हें बात समझ में आती है? यानी कि क्या आ गया मेरे पास? 36 इंटू 13 की पावर 6 अपॉन 28, इसके पावर में 1/6 एंड इसके भी पावर में कितना है? 1/6। क्या तुम्हें बात समझ में आती है? बताओ। अब यहाँ पे मैं इसको 4 से कैंसिल आउट करता हूँ। अगर 4 से, यस, 4 से कैंसिल आउट करता हूँ, 4 9 36, 4 7 28 की पावर 1/6 और ये आ गया 13। मतलब आंसर कितना आया? करेक्ट जियोमेट्रिक मीन ये है 9/7 की पावर 1/6 इंटू 13। ये ऑप्शन में है क्या? हाँ है। मतलब फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। समझ गए क्या तुम लोग? नेक्स्ट, बहुत इजी टाइप का क्वेश्चन था ये तो, ठीक है। नेक्स्ट 52, 52 देखो, लिमिट x टेंडिंग टू k, और बॉक्स एक्स हमेशा एक इंटीजर होता है। क्या तुम्हें ये बात समझ में आती है कि बॉक्स एक्स हमेशा इंटीजर होता है? क्या तुम्हें ये बात समझ में आती है? अगर बॉक्स एक्स इंटीजर होता है, माइनस बॉक्स ऑफ एक्स माइनस के, ये दोनों का सबट्रैक्ट भी एक इंटीजर होगा। क्या तुम्हें ये बात समझ में आती है? ये दोनों का सबट्रैक्ट भी एक इंटीजर होगा।
वो इंटीजर को मैंने m नाम दे दिया। तो मतलब क्या आ गया, साइन ऑफ 2πm माइनस एक्स प्लस साइन के अपॉन एक्स माइनस के। क्या तुम्हें ये बात समझ में आती है? बताओ। अच्छा, यहाँ पे इसके लिए मुझे बताओ, चेंज या नो चेंज? चेंज या नो चेंज? नो चेंज। नो चेंज। तो ये आ गया नो चेंज। नो चेंज मतलब ये आ गया साइन एक्स। व्हिच क्वाड्रेंट दे आर टॉकिंग अबाउट? फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है नेगेटिव होता है? नेगेटिव। नेगेटिव। प्लस साइन के अपॉन एक्स माइनस के। कितने लोगों को बात समझ में आ गई? कितने लोगों को बात समझ में आ गई? 0/0 फॉर्म बन रहा है, तो लॉपिटल लगा देते हैं। अगर हमने लॉपिटल लगा दिया तो यहाँ पे आएगा लिमिट x टेंडिंग टू k साइन x का डिफरेंशिएशन cos x अपॉन 1। मतलब क्या आ गया, माइनस का cos k। कितने लोगों को बात समझ में आ गई? हम्म, तो इसका आंसर क्या आएगा? माइनस का cos k। इसका भी थर्ड ऑप्शन ही करेक्ट है। ठीक है, एक सेकंड रुकना गाइस, मैं आता हूँ। ठीक है, तो इसने हमें क्या बोला है? सबसे पहले मैं थोड़ा कंसेप्ट इसमें बता देता हूँ, पता नहीं कितने लोगों को याद है। a प्लस बी की पावर n, इसका अगर मेरे को r प्लस 1th टर्म चाहिए फ्रॉम बिगिनिंग, तो इसका फॉर्मूला होता है NCR a की पावर n माइनस r एंड b की पावर r। कितने लोगों को ये पता है? कितने लोगों को ये पता है? हम्म, और अगर मुझे r प्लस 1th टर्म ही चाहिए फ्रॉम एंड, तो इसका फॉर्मूला होता है NCR a की पावर r एंड b की पावर n माइनस r। कितने लोगों को ये बात पता है? r प्लस 1th टर्म फ्रॉम एंड। ठीक है, अब इसने हमें क्या दिया है? इसने हमें दिया है ये वाला √2, या इसको हम और अच्छे से अगर मैं लिखूं तो 2 की पावर 1/3 प्लस 1/3 की पावर 1/3, 1/3 की पावर 1/3, इसके पावर में n। जब मैं 7th टर्म लिखूंगा तो मुझे बताओ, T7 जब लिख रहा हूं तो r की वैल्यू कितनी है? r की वैल्यू कितनी है? 6। तो r की वैल्यू, इसको मैं लिख सकता हूँ t ऑफ 6 प्लस 1। मतलब ये क्या आ गया रे? n है तो NC6 a की पावर n माइनस r, मतलब 2 की पावर 1/3, इसके पावर n माइनस r। n माइनस r मतलब n माइनस 3। कितने लोगों को बात समझ में आ गई? कितने लोगों को बात समझ में आ गई? एंड 1/3 की पावर 1/3, इसके पावर में, यहाँ पे 3 नहीं होगा, यहाँ पे होगा 6, और यहाँ पर भी होगा 6। कितने लोगों को बात समझ में आ गई? कितने लोगों को बात समझ में आ गई?
और अगर मैं सपोज T7 डैश लिखूं तो ये आएगा T ऑफ 6+1 का डैश, मतलब NC6, ठीक है। A की पावर R मतलब 2 की पावर 1/3, इसके पावर में 6, एंड 1/3 की पावर 1/3, इसके पावर में n-6। कितने लोगों को बात समझ में आ गई? कितने लोगों को ये बात समझ में आ गई? हाँ, जब पुट किया है ए और बी का वैल्यू और कुछ भी नहीं किया, तो यानी कि ये क्या आ गया रे, NC6 2 की पावर n-6/3 n-6/3 इंटू 1/3 की पावर 2, और यहाँ पे क्या आ गया, NC6 2 की पावर 2 एंड 1/3 की पावर n-6/3। कितने लोगों को बात समझ में आ गई? बताओ। उसने हमें बोला क्या है? उसने हमें बोला है रेशियो। रेशियो का मतलब क्या होता है? रेशियो का मतलब होता है रेशियो का मतलब होता है दिस बाई दिस। तो दोनों को अगर डिवाइड करूं, मतलब क्या, अगर मैं T7 अपॉन T7 डैश करूं तो NC6 तो कैंसिल आउट हो जाएगा। ऊपर में क्या बचेगा, 2 की पावर n/3 -2 इंटू, यहाँ पे क्या बचेगा, 3 की पावर -2 अपॉन में 2 का स्क्वायर, और यहाँ पे बचेगा 3 की पावर क्या, n/3 -2। कितने लोगों को बात समझ में आ गई? कितने लोगों को बात समझ में आ गई? हम्म। तो अगर तुम लोग देखोगे ध्यान से, ये चीज क्या बन गया, 2 की पावर n-3 -4 बन गया, करेक्ट? बताओ, करेक्ट ऐसा बन गया क्या? हम्म। और यहाँ पे क्या, 3 की पावर क्या बन गया, -2 -2 -n-3 एंड, एक सेकेंड गाइस, यहाँ पे मैंने थोड़ी गड़बड़ कर दी। ये चीज रेसिप्रोकल में है, करेक्ट? ये चीज रेसिप्रोकल में है, तो अगर ये रेसिप्रोकल में है तो ये यहाँ पे 1 करके जाएगा, 1/3 की पावर n/3 -2। ठीक, ऐसा होगा। क्या तुम्हें ये बात समझ में आती है? क्या तुम्हें ये बात समझ में आती है? तो जब वो ऊपर जाएगा तो ये 3 की पावर क्या आ जाएगा, जब ये ऊपर जाएगा तो क्या आ जाएगा, 3 की पावर n-3 -2, और ये ऐड हो जाएगा तो ये आएगा n/3 -4, ये आएगा। कितने लोगों को बात समझ में आ गई? कितने लोगों को बात समझ में आ गई? कितने लोगों को बात समझ में आ गई? तो ये क्या आ जाएगा, 6 की पावर n/3 -4, और उसने हमें क्या बोला, ये रेशियो 1/6 बोली है, मतलब 6 की पावर -1। बेस सेम है तो पावर इक्वल कर दूं क्या? बेस सेम है तो पावर इक्वल कर दूं, बोलो। हाँ, तो ये क्या आ जाएगा, n/3 -4 इक्वल टू कितना, -1। सो n/3 इक्वल टू कितना, 4 -1 मतलब 3, मतलब n का वैल्यू 9 आ गया गाइस। ऑप्शन में है क्या? ऑप्शन में है। कितने लोगों को बात समझ में आ गई? बताओ, कितने लोगों को बात समझ में आ गई? हम्म। ये भी बहुत इजी लेवल का क्वेश्चन था, ठीक है। नेक्स्ट। हाँ, ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, इसको करते हैं। इसने बोला है इफ ऑफ एक्स एक नॉट डिफरेंशिएबल फंक्शन है, एम डिनोट करता है नंबर ऑफ पॉइंट्स जहां पे ये फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। अगर तुमने एफ ऑफ एक्स को देखा है अच्छे से तो ये चीज तुम्हें ऐसी लिखी हुई दिखेगी, x-3 इंटू x+3 इंटू, ये जो चीज है इसको ऐसे लिख सकते हैं, मॉड ऑफ क्या, x-1 इंटू x-2 इंटू x-3, और यहाँ पे ये आ गया x/1 प्लस मॉड x। क्या तुम्हें ये बात समझ में आती है?
क्या तुम्हें ये बात समझ में आती है? हम्म। अब इसका साइन के ऊपर डिपेंड करेगा कि हमारा फंक्शन डिफरेंशिएबल है भी या नहीं है। ठीक है, तो मैं इसको नंबर लाइन बना देता हूँ। यहाँ पे मैं 1 लिख देता हूँ, यहाँ पे मैं 1 लिख देता हूँ, यहाँ 2 लिख देता हूँ, यहाँ 3 लिख देता हूँ। तो 3 के बाद पॉजिटिव, इससे पहले नेगेटिव, उसके बाद क्या पॉजिटिव, उसके बाद नेगेटिव। अच्छा, यहाँ पे तुम लोग को पता है मॉड्यूलस फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल होता है, तो मुझे डिफरेंशिएबिलिटी बस चेक करना है x इक्वल टू 1 पे, x इक्वल टू 2 पे और x इक्वल टू 3 पे। क्या तुम्हें ये बात समझ में आती है? क्या तुम्हें ये बात समझ में आती है? हम्म। और कहीं मुझे डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने की जरूरत नहीं, मुझे बस 1 पे, 2 पे और 3 पे चेक करना है, और इसके लिए मुझे x इक्वल टू 0 पे चेक करना है। ये मैं बाद में दिखूंगा, पहले इसको देखता हूँ। तो मैं 3 पे डिफरेंशिएबिलिटी चेक करता हूँ, देख सकते हो अगर मैं 3 से पहले देखूंगा तो ये चीज पॉजिटिव हो जाएगी, 3 के बाद ये चीज पॉजिटिव है, 3 से पहले ये नेगेटिव है। क्या तुम्हें ये बात समझ में आती है? क्या तुम्हें ये बात समझ में आती है? हम्म, तो 3 के बाद देखता हूँ, तो मैं क्या करता हूँ, लिमिट x टेंडिंग टू 3 प्लस, ये वाला फंक्शन मैं लेता हूँ बस। ये वाला फंक्शन अगर मैं लूँ तो यहाँ पे ये आ जाएगा x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 3, और यहाँ पर ये आ जाएगा x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 माइनस माइनस एफ ऑफ 3। अगर इस फंक्शन में मैं 3 डालूंगा तो मेरा आंसर क्या आएगा? इस फंक्शन में अगर 3 डालूंगा तो आंसर क्या आएगा? बताओ। 0 अपॉन में x माइनस 3। क्या तुम्हें ये बात समझ में आती है? क्या तुम्हें ये बात समझ में आती है? तो देखो एक बार, x माइनस 3 और x माइनस 3 कैंसिल आउट हो गया, और x इक्वल टू 3 अगर मैं पुट कर दूं तो ये वाला चीज मुझे कितना दे रहा है? आंसर 0 दे रहा है। क्या तुम्हें ये बात समझ में आती है? क्या तुम्हें बस समझ में आती है? अच्छा, ये 0 दिया किसने? ये 0 दिया x इक्वल टू, यहाँ पे इसने 0 दिया, यहाँ पे एक x माइनस 3 फैक्टर था, इसी वजह से ये 0 हुआ। अगर ये x माइनस 3 फैक्टर नहीं होता तो क्या ये 0 होता? क्या तुम्हें बस समझ में आती है? नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता, नहीं होता। ठीक है, हाँ। तो अगर मैं इसको, ये वाला मैंने क्या फाइंड किया, एफ डैश ऑफ 3 प्लस। अब एक फाइंड करता हूँ एफ डैश ऑफ 3 माइनस फाइंड करता हूँ। अगर मैंने एफ डैश ऑफ 3 माइनस फाइंड किया तो ये चीज क्या आ जाएगी, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 3 माइनस। अच्छा, 3 से पहले ये वाला फंक्शन मुझे नेगेटिव दे देगा, करेक्ट? क्या तुम्हें बात समझ में आती है? ये वाला फंक्शन मुझे नेगेटिव दे देगा, हाँ। तो अगर वो नेगेटिव दे देगा तो ये आ जाएगा माइनस ऑफ क्या, x माइनस 1, सॉरी x-3 इंटू एक्स प्लस 3, ठीक है, x+3 इंटू x-1 इंटू x-2 इंटू x-3, x-1 इंटू x-2 इंटू x-3, -0 वो छोड़ो, और नीचे में क्या है, x-3 है। तो क्या तुम्हें ये बात समझ आती है कि x-3 कैंसिल आउट हो गया और 3 पे दोबारा ये 0 आ गया? क्या तुम्हें ये बात समझ में आती है? हम्म। तो यानी एफ डैश 3 प्लस और एफ डैश 3 माइनस दोनों 0 हो गया। अब एक काम करते, तुम लोग मुझे बताओ, एफ डैश सपोज 1 प्लस क्या आएगा? अगर मैं 1 प्लस 1 के बाद देखूं तो ये वाला चीज पॉजिटिव है, 1 से पहले नेगेटिव है। ठीक है, तो 1 के बाद देख रहे हैं, मतलब 1 के बाद क्या है, पॉजिटिव है। तो 1 के बाद अगर पॉजिटिव है तो मुझे यहाँ पे लिखना चाहिए लिमिट एक्स टेंडिंग टू 1 प्लस, ये पूरा फंक्शन मतलब क्या, x-3, 1 के बाद क्या है, पॉजिटिव है, तो x-3 इंटू एक्स प्लस 3 इंटू x-1 इंटू x-2 इंटू x-3 माइनस, वो तो एफ ऑफ 0 ही हो जाएगा, अपॉन में क्या है, अपॉन में यहाँ पे है x-1। क्या तुम्हें ये बात समझ में आती है कि x-1 कैंसिल आउट हो गया? बताओ। अच्छा, x इक्वल टू 1 अब यहाँ पे पुट कर दो, 1-3 -2 होता है, और ये 4 होता है, और ये 1-2 क्या होता है, अगेन हमारा -1 हो जाएगा, और 1-3 अगेन -2 हो जाएगा, तो मतलब क्या, 4 16, 16 मतलब -16 हो गया। क्या तुम्हें ये बात समझ में आती है? बताओ। अच्छा, अगर इफ डैश 1 प्लस -16 आया है
तो मुझे बताओ एफ डैश 1 माइनस क्या आएगा, क्योंकि ये चीज अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक नेगेटिव क्वांटिटी आ जाएगा, करेक्ट। यहाँ पे एक नेगेटिव क्वांटिटी आ जाएगा, यहाँ पे एक नेगेटिव आ जाएगा, करेक्ट। बोलो, तो ये -16 आया तो ये वाला कितना आएगा, ये -16 आ गया तो ये वाला कितना आएगा, बोलो, +16। तो यानी कि क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि एफ डैश 1 प्लस नॉट इक्वल टू एफ डैश 1 माइनस, क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ। और सिमिलरली कि देखो यहाँ पे 3 पे जो है ये फैक्टर उसको 0 बना रहा था, ये फैक्टर उसे 0 बना था, बट यहाँ पे कोई 0 बनाने वाला क्वांटिटी है ही नहीं। यहाँ पे क्या हो रहा था, मेरे पास एफ डैश 3 प्लस का वैल्यू क्या हो रहा था, एफ डैश 3 माइनस के इक्वल हो रहा था। इसी वजह से ये क्या हो रहा था, इसी वजह से ये डिफरेंशिएबिलिटी हो रहा था। लेकिन 1 पे जो है वो 0 का कोई सीन नहीं है, क्योंकि -0 0 होता है, इसलिए वो 0 हो गया। लेकिन क्या तुम्हें ये बात समझ आती है कि एफ डैश 2 प्लस बी एफ डैश 2 माइनस के इक्वल नहीं होगा, क्या तुम्हें ये बात समझ आती है, बताओ। हम्म, अब मुझे एक चीज बताओ, अब मुझे एक चीज बताओ। हम्म, ठीक है। अब मुझे एक चीज बताओ कि यहाँ पे तो ये चीज हो गया। अब मुझे ये बताओ कि एफ डैश के लिए यहाँ पे इसने बोला है, अब इसका देखते हैं ये x इक्वल टू 0 पे डिफरेंशिएबिलिटी है या नहीं है। अब एफ का मान लो कि ये वाला फंक्शन ऐसे ही लिखा हुआ है, तो x इक्वल टू कितना 1 प्लस मॉड x। अब लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस करते हैं, तो एफ ऑफ x माइनस एफ ऑफ 0 बाई एक्स माइनस 0 होगा। तो एफ ऑफ एक्स मतलब ये पॉजिटिव हो जाएगा, एक्स बाई क्या 1 प्लस एक्स माइनस एफ ऑफ 0 पे ये 0 आ जाएगा, डिवाइडेड बाई ये एक्स आ जाएगा। क्या तुम्हें ये बात समझ में आती है, क्या तुम्हें ये बात समझ में आती है, बताओ। हाँ, तो यानी एक्स एक्स अगर मैं कैंसिल आउट कर दूं तो ये आ जाएगा, एक्स एक्स अगर मैं कैंसिल आउट कर दूं तो यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 प्लस 1 बाई 1 प्लस एक्स, मतलब ये 1 आ जाएगा। और अगर मैं लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 माइनस करूं तो ये आ जाएगा एक्स बाई 1 माइनस एक्स माइनस 0 अपॉन एक्स, मतलब ये भी 1 आ जाएगा। क्या तुम्हें ये बात समझ में आती है, क्या तुम्हें ये बात समझ में आती है। अच्छा, अब मुझे बताओ कि ये वाला फंक्शन क्या 0 पे डिफरेंशिएबल है या नहीं है, क्या ये वाला फंक्शन 0 पे डिफरेंशिएबल है या नहीं है, बताओ, यस और नो। ये वाला Yes. फंक्शन 0 पे डिफरेंशिएबल है या नहीं है, हाँ, Yes. यस। तो अब इसने बोला है एम डिनोट द नंबर ऑफ पॉइंट्स वेयर एफ ऑफ एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल, तो एम का वैल्यू कितना है गाइस, एम का वैल्यू कितना आया, 2, बोलो एम का वैल्यू, हाँ एम का वैल्यू 2 आ गया, करेक्ट। अब जी ऑफ एक्स देखते हैं, जी ऑफ एक्स क्या है मेरे पास, जी ऑफ एक्स क्या है, जी ऑफ एक्स मेरे पास है बॉक्स एक्स, और यहाँ पे है मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1, मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1, और उसके बाद है प्लस में, प्लस में साइन ऑफ, प्लस में साइन ऑफ पाई अपॉन में क्या, पाई अपॉन में बॉक्स एक्स प्लस 3, बॉक्स एक्स प्लस 3, ठीक है। और यहां पर ये आ गया माइनस, माइनस ऑफ बॉक्स ऑफ एक्स माइनस 1। कितने लोगों को ये स्टेप समझ आ गया कि मैंने बॉक्स ऑफ एक्स प्लस 1 को बॉक्स ऑफ एक्स प्लस 1 लिख दिया, हाँ ठीक है। अब उसने में क्या बोला, एन डिनोट द नंबर ऑफ पॉइंट्स जहां पे जी ऑफ एक्स डिसकंटिन्यूअस है, और यहाँ पे सारे पॉइंट के लिए चेक नहीं करने मुझे, -2 से 2 के बीच में चेक करना है। कहाँ से कहाँ के बीच में चेक करना है, -2 से 2 के बीच में। अच्छा, -2 से 2 के बीच में कौन कौन से इंटीजर होते हैं, एक होता है क्योंकि बॉक्स ऑफ एक्स है, और बॉक्स ऑफ एक्स इंटीजर पे ही नॉट डिफाइन होता है, या अपना कंटिन्यूटी ब्रेक करता है, तो मैं सिर्फ -1 पे चेक करूंगा और 0 पे चेक करूंगा और 1 पे चेक करूंगा। क्या तुम्हें ये बात समझ में आती है, क्या तुम्हें ये बात समझ में आती है, हाँ। अब बस -1 पे चेक करो,
तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू, ठीक है, या इसको खोल देते हैं ना, ठीक है, इसको खोल देते हैं। तो -2 लेस देन इक्वल टू एक्स, सॉरी लेस देन एक्स, हाँ लेस देन एक्स लेस देन इक्वल टू -1, इसके अंदर ये वाला चीज क्या आ जाएगा, ये वाला चीज तो हमारा -1 आ जाएगा, और ये वाला चीज क्या आ जाएगा रे, मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर -1 आ जाएगा, और ये क्या आ जाएगा, साइन ऑफ π/2 आ जाएगा, और ये वाला चीज क्या आ जाएगा, माइनस ऑफ ये -1 आ जाएगा, मतलब ये +1 और -1 आ जाएगा। कितने लोगों को ये बात समझ में आ गई, कितने लोगों को ये बात समझ में आ गई? मैंने ओपन किया है, बस वैल्यू पुट कर दिया है, फाइन। उसके बाद क्या, अब -2 से -1 के बीच में, -2 से -1 के बीच में, एक सेकेंड, -2 से -1 के बीच में ये -2 होता है, ठीक है, -2 लेस देन एक्स लेस देन -1, -1 से 0 के बीच में -1 होता है, तो -2 से -1 के बीच में ये कितना होगा रे, -2 होगा, और ये आ जाएगा मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर -1, ठीक है, और यहाँ पर ये आ जाएगा साइन ऑफ -2, बॉक्स ऑफ एक्स -2 हो जाएगा, तो -2 मतलब क्या आ जाएगा, ये साइन ऑफ पाई आ जाएगा, साइन ऑफ पाई आ जाएगा, और ये +2 -1 मतलब +1 आ जाएगा। कितने लोगों को बात समझ में आ गई, कितने लोगों को बात समझ में आ गई? हाँ, नेक्स्ट क्या है अपने पास, -1 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन 0, -1 से 0 के बीच में ये -1 होता है, तो -1 मॉड ऑफ क्या, एक्स स्क्वायर -1, और ये क्या, साइन ऑफ, यहाँ पे ये आ गया π/2, और ये आ गया माइनस ऑफ, यहाँ पे -1 अगर पुट करेंगे तो +1 -1, और 0 से 1 के बीच में, 0 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन 1, 0 से 1 के बीच में बॉक्स ऑफ एक्स 0 हो जाएगा, मतलब ये वाला 0 हो जाएगा, ये वाला कितना आ जाएगा, साइन ऑफ π/3, ठीक है, माइनस यहाँ पे ये चीज भी 0 हो जाएगा, तो मतलब -1, और 1 लेस देन एक्स लेस देन इक्वल टू के लिए क्या हो जाएगा, 1 लेस देन एक्स लेस देन, यहाँ पे एक्चुअली 1 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन 2 के लिए ये 1 हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा, बॉक्स ऑफ एक्स स्क्वायर -1 प्लस साइन ऑफ क्या, π/4, और यहाँ पर ये आ जाएगा -1, मतलब ये 2 आ गया। कितने लोगों को बात समझ में आ गई, कितने लोगों को बात समझ में आ गई? तो यानी कि यहाँ पे आ गया -2 मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर -1 +1 -2 लेस देन एक्स लेस देन -1, और -1 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन 0 पे ये चीज होगी माइनस ऑफ बॉक्स ऑफ एक्स स्क्वायर -1, और +1 -1 0, तो +1, और 0 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन 1 पे ये चीज हो जाएगी साइन ऑफ π/3 -1, मतलब साइन 60 डिग्री -1, और 1 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन 2 पे ये चीज हो जाएगी मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर -1 प्लस साइन π/4, मतलब 1/√2 माइनस क्या 2, ऐसा। अब देखो यहाँ पे -2 से पहले अगर देखे तो -2 से पहले तो चेक करने का मतलब ये नहीं है, क्योंकि वो डोमेन में ही नहीं है। अगर मैं -1 से पहले देखूं तो -1 से पहले अगर मैं ये वाला चीज देखूं तो ये चीज मेरे पास आएगा -1 इंटू क्या 0, मतलब ये 1 आ रहा है, और -1 के बाद अगर देखूंगा तब भी 1 आ रहा है। कितने लोगों को ये बात समझ में आ गई कि -1 से पहले भी 1 है, -1 से बाद भी 1 है, मतलब -1 पे कोई डिसकंटिन्यूटी नहीं है गाइस, -1 पे कोई डिसकंटिन्यूटी नहीं है, ठीक है। क्या तुम्हें ये बात समझ में आती है, -1 पे कोई डिसकंटिन्यूटी नहीं है? क्योंकि -1 से पहले भी यहाँ पे ये 1 आ रहा है, और ये 1 -1 0 हो जाएगा, और -1 के बाद भी ये 0 आ रहा है, 0 + 1 1 ही रहेगा। अब 0 पे ये क्या आ रहा है रे, 0 पे ये -1 + 1 0 आ रहा है, और 0 पे अगर देखेंगे तो ये साइन π/3 -1, मतलब ये डिसकंटिन्यूटी है। 1 से पहले ये आ रहा है, 1 के बाद अगर देखेंगे तो 1 के बाद ये आ रहा है 1/√2 -2, मतलब ये भी नहीं है। तो n का वैल्यू कितना आ रहा है, n का वैल्यू 2 आ गया। कितने लोगों को बात समझ में आ गई, कितने लोगों को बात समझ में आ गई? 2 पॉइंट पे डिसकंटिन्यूटी है, ठीक है। तो m का वैल्यू 3 और n का वैल्यू 2, मतलब m प्लस n का वैल्यू कितना, सॉरी m का वैल्यू 2 और n का वैल्यू 2,
मतलब m प्लस n का वैल्यू कितना 4। कितने लोगों को बात समझ में आ गई बताओ, कितने लोगों को बात समझ में आ गई? हाँ बिल्कुल, अच्छा क्वेश्चन था। और ऐसे क्वेश्चन को तुम थोड़ा अवॉइड ही करो एग्जामिनेशन हॉल में, क्योंकि ये तुम्हारी कैलकुलेशन बहुत ले लेता है। ठीक है, अब ये देखते हैं, ये बहुत इजी और चिल्लर सा क्वेश्चन है। ठीक है, तो हमें पूछा क्या है, हमें पी ऑफ एक्स निकालना है। तो पी ऑफ एक्स क्या है? पी ऑफ एक्स हमारे पास ये है एच कंपोज जी कंपोज एफ ऑफ एक्स। क्या तुम्हें ये बात समझ में आती है? क्या तुम्हें ये बात समझ में आती है? हम्म, अब मैं निकालता हूँ जी कंपोज एफ ऑफ एक्स, मतलब क्या निकालना है मुझे? जी ऑफ एफ ऑफ एक्स निकालना है। तो मैं जी में एफ ऑफ एक्स डालता हूँ, तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू मेरे पास क्या है रे? एफ ऑफ एक्स की वैल्यू एक्स की पावर 1/4 है। तो एक्स की पावर 1/4, और इसको अगर मैं tan की यहाँ पे डालूंगा, तो नहीं, एफ का वैल्यू मुझे डालना है। तो एफ का वैल्यू क्या है? tan x। तो मतलब ये क्या आ गया? जी tan x की पावर 1/4 आ जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा? tan x की पावर 1/4। कितने लोगों को बात समझ में आ गई? हम्म, हाँ, तो tan x की पावर 1/4। फाइन। और उसके बाद एच, इसमें एच का कॉम्पोजिशन करना है। मतलब एच में मुझे क्या डालना है? एच में मुझे डालना है tan x की पावर 1/4 डालना है। क्या तुम्हें बात समझ में आती है? क्या तुम्हें बात समझ में आती है? हाँ, अब tan x की पावर 1/4 इसमें डालोगे तो अगर, तो तुम्हारे पास ये आएगा tan x प्लस क्या? x की पावर 4 है, तो tan x प्लस क्या? √3 अपॉन 1 माइनस कितना? √3 tan x। और ऑफ कोर्स ये वाला चीज हमने इंटीग्रेशन में भी किया है। √3 को मेरे को क्या लिखना पड़ता है? √3 को मेरे को लिखना पड़ता है tan ऑफ, tan कितना डिग्री का tan कितना डिग्री का वैल्यू √3 होता है बताओ? π/3। π/3। तो tan x प्लस tan π/3 अब 1 माइनस कितना? tan x tan π/3। तो यानी कि मेरे पास क्या आ गया? ये आ गया tan ऑफ क्या आ गया? x प्लस π/3। और इसने हमें क्या पूछा है रे? इसने हमें p ऑफ 5π/7 पूछा है। तो ये p ऑफ x है। तो p ऑफ, अगर मैं 5π/7 निकालूंगा तो ये आ जाएगा tan ऑफ π/3 प्लस क्या? 5π/7। तो यानी कि अगर मैं निकालूंगा tan ऑफ, यहाँ पे एलसीएम कितना आएगा गाइस? 21 7। तो ये 7 पाई आ जाएगा, और ये क्या आ जाएगा? 3 मतलब 15 पाई आ जाएगा। क्या तुम्हें ये बात समझ में आती है? क्या तुम्हें ये बात समझ में आती है? तो मतलब ये क्या आ जाएगा? tan ऑफ 22π/21। क्या तुम्हें ये बात समझ में आती है? बताओ, क्या तुम्हें ये बात समझ में आती है? हम्म अब अगर तुम लोग यहाँ पे ऑप्शन में देखोगे तो फर्स्ट ऑप्शन ही हमारा करेक्ट हो गया। 55 का ए, 55 का ए होगा। ठीक है, फाइन। ये क्वेश्चन करेंगे, बहुत बड़ा है ये। ठीक है, ये भी बड़ा है। मैं वो अभी थोड़ा थोड़ा मैं आ, थोड़ा थोड़ा पहले इजी कुछ क्वेश्चंस करा देता हूँ। ठीक है, अब ये क्वेश्चन कितने लोगों ने ये क्वेश्चन किया है? कितने लोगों ने ये क्वेश्चन किया है? हाँ, बहुत इजी था। इसने बोला है ए एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स से मतलब क्या? ए ट्रांसपोज का वैल्यू -a है। कितने लोगों को ये बात समझ में आती है? कितने लोगों को ये बात समझ में आती है? अब सी के बारे में पूछ रहा है। तो सी के बारे में पूछ रहा है, तो सी इक्वल टू कितना है गाइस? बी ट्रांसपोज ए बी है। तो सी ट्रांसपोज निकालो। सी ट्रांसपोज क्या आएगा रे? बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज और बी आएगा। करेक्ट बोलो, करेक्ट ऐसा आएगा क्या? उल्टा हो गया रे। अगर नहीं समझ आया तो ये देखो, ये क्या आएगा? बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, और इधर में आएगा बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। समझे क्या? समझे क्या? अब बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज क्या होता है? बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज और बी। ए ट्रांसपोज का वैल्यू कितना है? -a है। तो माइनस ऑफ बी ट्रांसपोज ए बी। कितने लोगों को बात समझ में आ गई? कितने लोगों को बात समझ में आ गई? तो सी ट्रांसपोज का वैल्यू कितना आ गया रे? माइनस का सी। तो बताओ, सी ट्रांसपोज इक्वल टू -c का मतलब क्या होता है? सी कौन सा मैट्रिक्स है? सी कौन सा मैट्रिक्स है? हाँ, सी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। बट यहाँ पे देखो एक चीज, इसने पूछा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स। ठीक है, तो सी इज स्क्यू सिमेट्रिक, ये चीज तो गलत हो गया। कितने लोगों को बात समझ में आ गई?
अब देखो तुम लोग को शायद ये चीज पता होगी, सी का ऑर्डर कोई मुझे बताएगा कि सी का ऑर्डर क्या 3x3 होगा? कितने लोग को बात पता है? सी का ऑर्डर 3x3 है। और तुम लोग को सर ने बताया होगा कि ऑड ऑर्डर जो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है ना, उसका डिटरमिनेंट 0 होता है। कितने लोगों को ये बात समझ आती है? ऑड ऑर्डर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट 0 होता है। तो अगर वो 0 होता है तो सी सिंगुलर भी है, और अगर सी सिंगुलर है तो ये ऑप्शन गलत है। कितने लोग को इससे बात समझ आती है? हाँ। अब सी सिंगुलर भी है। अब उसने हमें पूछा क्या है? सी एक नॉन सिंगुलर, सी एक नॉन सिंगुलर, ये सही है। और सी एक सिमेट्रिक, ये भी सही है। तो इसका बी और सी दोनों होना चाहिए रे। ये कैसा क्वेश्चन है? बिल्कुल, इसका बी और सी तुम लोगों ने मार्क किया है क्या? इसका बी और सी मार्क किया है क्या तुम लोगों ने? बोलो। नहीं, कौन सा मार्क किया है तुम लोगों ने? कौन सा सर मार्क? गलती से पहला ही किया था। अच्छा, तो इसका आंसर बी और सी दोनों होगा। ठीक है, बी और सी दोनों होगा। ये कोई हिसाब से मुझे सही नहीं लग रहा है। सी एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ये कैसे सही है? सी इज नॉन सिंगुलर, ये कैसे सही है? ये सही हो ही नहीं सकते। तो इसका मतलब इसका आंसर बी और सी दोनों होगा। ठीक है, आई विल मेल, मैं मेल कर दूंगा। ठीक है, अब ये वाला देखो। हाँ, एक सेकंड रुकना। ठीक है, हाँ। तो क्या तुम्हें ये बात समझ में आती है कि x का वैल्यू बॉक्स एक्स प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x होता है? क्या तुम्हें ये बात समझ में आती है? तो ऐसे क्वेश्चन जब भी होंगे ना, तब भी हमेशा क्या करना है, x की जगह पे बॉक्स एक्स, क्योंकि एक इंटीजर है तो यहाँ पे n लिखना, और फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का जगह पे f लिखना, और चिल्ला चिल्ला के ये बोलना कि f का वैल्यू जो है वो 0 से 1 के बीच में है। कितने लोगों को ये बात समझ में आ गई? कितने लोगों को ये बात समझ में आ? हमेशा ये करना, हमेशा। ठीक है, हमेशा जब नंबर ऑफ इंटीजर सोल्यूशन होगा और उसमें बॉक्स एक्स और एक्स और फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स तीनों चीज अगर होगा, तो हमेशा ये करना। तो अब देखो, बॉक्स एक्स मतलब क्या होता है? एन स्क्वायर होता है। कितने लोगों को बात समझ में आ गई? कितने लोगों को बात समझ में आ गई? हाँ। और एक्स का वैल्यू एन होता है, और ये क्या, 2f। ठीक है, 2f। तो f का वैल्यू जो है वो कितना होगा? एन स्क्वायर माइनस एन अपॉन 2 होगा। कितने लोगों को बात समझ में आ गई? कितने लोगों को बात समझ में आ गई? हाँ। तो अब मैंने तुम लोगों को क्या बताया कि 0 से 1 के बीच में, मतलब 0 लेस देन इक्वल टू एन स्क्वायर माइनस एन बाई 2 लेस देन 1 है। कितने लोगों को बात समझ में आ गई? कितने लोगों को बात समझ में आ गई, बताओ। हाँ, तो मतलब क्या आ गया मेरे पास? 0 लेस देन इक्वल टू, यहाँ पे क्या आ गया? एक सेकंड, राइट, यहाँ पे 2f है ना? 2f है या 3f है? ओ, यहाँ पे एक गड़बड़ कर दिया मैंने, एक सेकेंड। ठीक है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये बॉक्स सिक्स का होल स्क्वायर, मतलब यहाँ पे कितना हो गया? एन स्क्वायर। एंड एक्स की जगह पे मैं क्या पुट करूंगा? एन प्लस एफ पुट करूंगा, और फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स की जगह पे 2f पुट करूंगा। कितने लोगों को बात समझ में आ गई? कितने लोगों को बात समझ में आ गई? हाँ। तो यानी कि मेरे पास आ गया एन स्क्वायर माइनस एन का वैल्यू 3f आ गया। मतलब f का वैल्यू कितना आ गया गाइस? f का वैल्यू आ गया एन स्क्वायर माइनस एन अपॉन 3। कितने लोगों को बात समझ में आ गई, बताओ। और इसने क्या बोला है? f का वैल्यू 0 से 1 के बीच में, मतलब 0 लेस देन इक्वल टू कितना? एन स्क्वायर माइनस एन बाई 3 स्ट्रिक्टली लेस देन 1। कितने लोगों को बात समझ में आ गई, बताओ। हाँ, मतलब मेरे पास क्या आ गया रे? यहाँ पर से दो इनक्वालिटी निकल रहा है। एक निकल रहा है एन स्क्वायर माइनस एन ग्रेटर देन इक्वल टू 0, दूसरा निकल रहा है एन स्क्वायर माइनस एन लेस देन 3। कितने लोगों को बात समझ में आ गई? कितने लोगों को बात समझ में आ गई?
मतलब यहाँ पे क्या आ रहा है, n इंटू एन माइनस वन ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, और यहाँ पर मेरे पास आ रहा है एन स्क्वायर माइनस एन माइनस थ्री लेस देन जीरो। तो n का वैल्यू निकालते हैं यहाँ पे, और n का वैल्यू हम निकालेंगे तो वन प्लस और माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू ए। कितने लोगों को बात समझ में आ गई बताओ, कितने लोगों को बात समझ में आ गई? तो अगर मैं यहाँ पे निकालूं तो यानी कि यहाँ पे हमारे पास n का वैल्यू कहाँ से कहाँ के बीच में है, एक बार देख लेते हैं। यहाँ पे जीरो, यहाँ पे वन, तो यहाँ पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव, इसके और इसके बीच में है। कितने लोगों को बात समझ में आ गई बताओ? और यहाँ पे n का क्या क्या रूट आया, एक रूट आया क्या, वन माइनस रूट थर्टीन बाई टू, और दूसरा रूट आया प्लस वन प्लस रूट थर्टीन बाई टू लेस देन जीरो। कितने लोगों को बात समझ में आ गई बताओ? हम्म, तो यानी कि n का जो वैल्यू है, n का वैल्यू कहाँ से कहाँ आया, माइनस ऑफ वन प्लस रूट थर्टीन बाई टू से क्या, वन माइनस रूट थर्टीन बाई टू। कितने लोगों को बात समझ में आ गई बताओ? हाँ, तो यहाँ पर अगर मैं रूट थर्टीन का वैल्यू देखूं, मैंने रूट थर्टीन तुम लोग को निकालना भी सिखाया था। अब इसने पूछा क्या हमसे, उसने हमें पूछा है कि कितने नंबर ऑफ सोल्यूशन होंगे, ठीक है, द टोटल नंबर ऑफ सोल्यूशन इज, तो कितने नंबर ऑफ सोल्यूशन होंगे ये हमें मुझे निकालना है। तो देखो, अगर मैं इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट्स देखूं, ठीक है, इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट्स देखूं, तो यानी कि मेरे पास क्या आ रहा है गाइस, यहाँ पर वन माइनस रूट थर्टीन बाई टू, ये किधर आएगा, ये मेरे पास यहाँ पे आएगा, वन माइनस रूट थर्टीन बाई टू, एंड वन प्लस रूट थर्टीन बाई टू ये किधर आएगा, इधर आएगा। तो मतलब मेरे पास क्या आ रहा है रे, मेरे पास आ रहा है ओपन इंटरवल
सॉरी गाइस, कुछ इंटरनेट का इशू हो गया था। तुम लोग को आवाज आ रही है क्या? हाँ Yes, sir. यस सर, आ रही है। ठीक है। आज तीन ही खराब है। ठीक है, तो ये आ गया 1 - √13/2 से 0 और 1 से 1 + √13/2। अब √13 का वैल्यू थोड़ा निकालते हैं। अगर हम √13 का वैल्यू निकालेंगे तो ये आएगा रूट ऑफ क्या 9 + 4। तो कैसे निकालते हैं? यहाँ पे 3 प्लस क्या 4/6, मतलब 3 + 2/3, मतलब 3.6 के अराउंड। तो 1 - 3.6 कितना होता है बताओ? 1 - 3.6 -2.6 बाई -2.6/2, मतलब -1.3, -1.3 से 0। और यहाँ पर ये आ गया 1 से 3.6। 1 को 3.6 में अगर ऐड करेंगे तो 4.6/2, मतलब 2.3। कितने लोगों को बात समझ में आ गई? कितने लोगों को बात समझ में आ गई? हम्म। अब अगर तुम लोग को ये बात समझ में आ गई, अच्छा यहाँ पे 0 पे क्या है गाइस? 0 पे क्लोज है और यहाँ पे 1 पे भी क्लोज है। ठीक है, तो इसमें ये क्या आया? n बिलोंग टू आया, करेक्ट? ये n बिलोंग टू आया, करेक्ट? बोलो। अच्छा, n बिलोंग टू ये आया है, तो n तो एक इंटीजर होता है। तो इसके अंदर इंटीजर कौन कौन से है बताओ? इसके अंदर इंटीजर कौन कौन से हैं? इसके अंदर इंटीजर कौन कौन से हैं? बोलो। -1 0 1 2। हाँ, 1 2। कितने लोगों को बात समझ में आ गई कि n का वैल्यू -1 0 1 2 आ गया? बताओ। हाँ, अब देखो यहाँ पे अगर n का वैल्यू -1 होगा तो f का वैल्यू कितना है? f का वैल्यू कितना है अपने पास? n² -n/3। तो n का वैल्यू अगर -1 होगा तो f का वैल्यू कितना होगा? मुझे बताओ, f का वैल्यू कितना होगा? बोलो। n का वैल्यू अगर -1 होगा तो f का वैल्यू कितना होगा? यहाँ पे -1 पुट करो। यहाँ पे 1/3 -1 पुट करने से 2/3। हाँ 2/3। हाँ, 0 पुट करने पे क्या आ रहा है मेरे पास? 0 पुट करने पे 0 0। 1 पुट करने पे 0 1 पुट करने पे क्या आ रहा है? 0। 2 पुट करने पे सर 2/3। 2/3। तो मतलब मेरे पास आ गया 0, 2/3, ये दोनों मेरे पास आ गए। ठीक है, अब वो मुझे पूछा क्या है? मुझे पूछा है कि टोटल इसको सेटिस्फाई कौन कौन करता है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एक्चुअली। तो 0, फिर से 0 और फिर से 2/3। तो x के वैल्यू क्या क्या आएगा? इस इन दोनों को ऐड करो, n + f था ना, तो इन दोनों को ऐड करो, क्या क्या आया x का? इन दोनों को ऐड करने पे क्या आ रहा है? -1 + 2/3 कितना होता है? -1 + 2/3 कितना होता है? माइनस का, 1 1/3। उसके बाद 0, उसके बाद 1, और 2 + 2/3 कितना होता है? 2 + 2/3 कितना होता है? 3 LCM, ये 6 + 2 मतलब क्या 8/3। क्या तुम्हें ये बात समझ में आती है? क्या तुम्हें ये बात समझ में आती है? तो ये -1/3 0 1 8/3, मतलब 4 सोल्यूशन आए x के नाम पे। तो मतलब ये वाला ऑप्शन करेक्ट है। कितने लोगों को बात समझ में आ गई? कितने लोगों को बात समझ में आ गई? वेरी गुड। नेक्स्ट 61 देखो, इसने क्या बोला है? f" का वैल्यू ग्रेटर देन 0 है। मतलब क्या f' एक इंक्रीजिंग फंक्शन है? क्या तुम्हें ये बात समझ में आती है कि f' एक इंक्रीजिंग फंक्शन है? क्या तुम्हें ये बात समझ में आती है? हाँ, तो अब g(x) का वैल्यू देखते हैं। अगर मैं g(x) का वैल्यू देखूंगा तो g(x) का वैल्यू मेरे पास क्या आ रहा है? 1/4 इंटू f(2x²-1) प्लस क्या 1/2 इंटू f(1 - x²). कितने लोगों को बात समझ में आ गई? कितने लोगों को बात समझ में आ गई? बोलो। हाँ, तो अब g' का वैल्यू निकालते हैं। अगर मैं g' का वैल्यू निकालू तो ये कितना आ जाएगा मेरे पास? 1/4 इंटू f' ऑफ 2x² - 1 इंटू
4x और प्लस 1/2 इंटू एफ डैश ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू माइनस का 2x। कितने लोगों को बात समझ में आ गई? कितने लोगों को बात समझ में आ गई? हाँ, तो ये 4 और 4 कैंसिल आउट हो गया, ये 2 और 2 कैंसिल आउट हो गया, तो मतलब ये वाला चीज क्या आ गया? x इंटू क्या? एफ डैश ऑफ 2x स्क्वायर माइनस 1 और माइनस ऑफ एफ डैश ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। कितने लोगों को बात समझ में आ गई? बताओ, कितने लोगों को बात समझ में आ गई? बोलो। अब देखो, इसने हमें क्या बोला है? इसने हमें बोला है कि जी ऑफ एक्स को इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग दिखाना है। ठीक है, जी ऑफ एक्स को नेसेसरली इंक्रीजिंग दिखा रहा है, मतलब जी डैश एक्स स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए। कितने लोगों को बात समझ में आती है कि जी ऑफ एक्स स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए? बताओ। हाँ, क्योंकि वो नेसेसरली इंक्रीजिंग बोल रहा है। तो केस 1 लेते हैं। केस 1 मान लेते हैं कि x का वैल्यू ग्रेटर देन जीरो है। अगर x ग्रेटर देन जीरो है और इन दोनों का प्रोडक्ट ग्रेटर देन जीरो है, तो मुझे इसके बारे में इंफॉर्मेशन बता दो, ये क्या है? इसकी इंफॉर्मेशन बता दो, ये क्या है? बोलो। अगर ये पूरा ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए, तभी नेचुरली इंक्रीजिंग होगा। अब मैं तुम लोग को बोल रहा हूँ चिल्ला चिल्ला के ये ग्रेटर देन जीरो है, तो ये क्या होगा? बोलो, ये क्या होगा? सर ग्रेटर देन जीरो। ग्रेटर देन जीरो। तो ग्रेटर देन जीरो होगा, मतलब एफ डैश क्या 2x स्क्वायर माइनस 1, इसकी वैल्यू क्या होगी? एफ डैश ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर से बड़ा होगी। करेक्ट? करेक्ट बोला। मतलब क्या तुम्हें ये बात समझ आती है कि 2x स्क्वायर माइनस 1 की वैल्यू 1 माइनस एक्स स्क्वायर से बड़ा होगी? क्या तुम्हें ये बात समझ में आती है? मतलब 3x स्क्वायर की वैल्यू 3x स्क्वायर की वैल्यू 3x स्क्वायर माइनस 2 की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो होगी। मतलब अगर मैं 3 कॉमन लेके हटा दूं, तो मतलब एक्स स्क्वायर माइनस कितना 2/3 की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो। तो मतलब क्या आ गया रे? एक्स का रूट ऑफ 2/3 एंड माइनस ऑफ रूट ऑफ 2/3। रूट ऑफ 2/3 से वो बड़ा होगा और माइनस रूट ऑफ 2/3 से छोटा होगा। कितने लोगों को ये बात समझ में आती है? कितने लोगों को ये बात समझ में आती है? और इसने हमें क्या बोला है कि एक्स, हाँ, इसने हमें क्या बोला है कि एक्स जो है वो हमारा जीरो से बड़ा है। तो क्या तुम्हें ये बात समझ में आती है कि इन दोनों का इंटरसेक्शन होगा हमारे पास रूट ऑफ 2/3 से इंफिनिटी? हाँ, रूट ऑफ 2/3 से इंफिनिटी होगा। क्या तुम्हें बात समझ में आती है? सर आपकी आवाज नहीं आ रही। सॉरी गाइस, आज इतना डिस्टरबेंस हो रहा है। एक्चुअली क्या है पता है, मेरी बहन का बर्थडे है, ठीक है, इसीलिए घर में बहुत सारे गेस्ट आए हैं। ठीक है, इसीलिए हाँ, इसीलिए इतना डिस्टरबेंस हो रहा है। हम्म। तो x लेस देन जीरो अगर होगा, अगर x लेस देन जीरो होगा तो ये भी लेस देन जीरो होगा। अगर ये लेस देन जीरो होगा तो मतलब क्या हो जाएगा मेरे पास? एक्स स्क्वायर माइनस 2/3 लेस देन जीरो होगा। क्या तुम्हें ये बात समझ में आती है? क्या तुम्हें ये बात समझ में आती है? हाँ, तो मतलब क्या होगा? हमारा जो x है वो क्या होगा? माइनस ऑफ रूट ऑफ 2/3 लेस देन x लेस देन रूट ऑफ 2/3 से होगा। करेक्ट? बोलो। बोलो। और x लेस देन जीरो है, अगर दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट लेंगे तो माइनस ऑफ रूट ऑफ 2/3 लेस देन x लेस देन जीरो। तो यूनियन क्या आ गया? माइनस ऑफ रूट ऑफ 2/3 कॉमा जीरो। कितने लोगों को बात समझ में आ गई? कितने लोगों को बात समझ में आ गई? बताओ। तो मतलब
रूट ऑफ 2/3 से इंफिनिटी एंड माइनस ऑफ रूट ऑफ 2/3 से 0। ये वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट है, ये वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट है, बिल्कुल। नेक्स्ट, हाँ ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है गाइस, ये वाला क्वेश्चन देखो। सबसे पहले अगर मैं स्टेटमेंट 1 की बात करूं, स्टेटमेंट 1 में ये वाला एक ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है, करेक्ट। S1 में जो दिया गया है वो एक ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है, करेक्ट। हाँ, तो मतलब क्या A इंटू ए ट्रांसपोज इक्वल टू आइडेंटिटी हो गया। मतलब क्या A ट्रांसपोज का वैल्यू कितना है, A इनवर्स है। कितने लोगों को बात समझ में आ गई कि A ट्रांसपोज का वैल्यू A इनवर्स है। मतलब क्या आ गया ये, A ट्रांसपोज का वैल्यू, A ट्रांसपोज का वैल्यू क्या है, एडजॉइंट ऑफ A बाय डिटरमिनेंट ऑफ A है। कितने लोगों को बात समझ में आ गई, ये एडजॉइंट ऑफ A बाय डिटरमिनेंट ऑफ A है। कितने लोगों को बात समझ में आ गई, बोलो। हाँ, अब डिटरमिनेंट ऑफ ए निकालो। अगर मैं ये वाले कॉलम के रिस्पेक्ट में मैं एक्सपैंड करूंगा तो कॉस क्या थीटा प्लस साइंस क्या थीटा कितना हो जाएगा रे, 1 हो जाएगा। मतलब डिटरमिनेंट का वैल्यू कितना है, डिटरमिनेंट ऑफ ए का वैल्यू कितना हो गया, 1। कितने लोगों को बात समझ में आ गई, कितने लोगों को बात समझ में आ गई। हाँ, तो मतलब क्या हो गया मेरे पास, जो हमारा ये चीज है, डिटरमिनेंट ऑफ ए का वैल्यू 1 हो गया, तो एडजॉइंट ऑफ ए हो गया। कितने लोगों को बात समझ में आ गई कि एडजॉइंट ऑफ ए हो गया। हाँ, तो मतलब फर्स्ट स्टेटमेंट ट्रू है, फर्स्ट स्टेटमेंट ट्रू है। मतलब क्या, यहाँ पे ये वाला ऑप्शन तो करेक्ट नहीं है। अब मैं थर्ड ऑप्शन के बारे में थोड़ा सोचता हूँ। थर्ड ऑप्शन में क्या बोला है, थर्ड ऑप्शन में मेरे पास ये बोला है डिटरमिनेंट ऑफ क्या, बी इनवर्स ए बी, और बी के बारे में हमारा नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स बोला है, मतलब इसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है। तो मतलब क्या तुम्हें ये बात समझ में आती है, डिटरमिनेंट ऑफ बी इनवर्स इंटू डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू डिटरमिनेंट ऑफ बी होगा। क्या तुम्हें ये बात समझ में आती है, बताओ। अब यहाँ पे ये चीज क्या आ गया, 1 बाई डिटरमिनेंट ऑफ बी इंटू क्या, डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू क्या आ गया, डिटरमिनेंट ऑफ बी। तो देखो यहाँ पे डिटरमिनेंट ऑफ बी और डिटरमिनेंट ऑफ बी दोनों कैंसिल आउट हो रहा है, तो ये डिटरमिनेंट ऑफ ए आ गया। मतलब ये 3b ट्रू है, ठीक है। हाँ, 3b ट्रू है, तो ये वाला ऑप्शन रॉन्ग हो गया। अब इन दोनों में मुझे देखना है, मुझे बी को वेरीफाई करना ही पड़ेगा। मतलब अब यहाँ पर देखो, यहाँ पे हम अगर ये वाला कौन सा मैट्रिक्स है, वो मैट्रिक्स है जिसको हम बोलते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। ए इक्वल टू कितना है अपने पास, ए बी सी, सॉरी ए 0 0 0 बी 0 और 0 0 सी। सर ने शायद तुम लोग को बताया होगा कि अगर मुझे इसका इनवर्स चाहिए तो यहाँ पर जो लिखा है ना उसका डिवाइड कर दो बस, ठीक है। यहाँ पे जो लिखा है, तो अगर मैं इसको एडजॉइंट भी निकालू, सपोज यहाँ पे एडजॉइंट अगर मैं निकालूंगा तो तुम लोग को ये बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है पता नहीं। यहाँ पर अगर मैं इसका इनवर्स निकालूंगा तो इनवर्स में मुझे इसमें जो लिखा है उसका रेसिप्रोकल बस करना है। तो ये आ जाएगा 1/a 0 0 0 1/b 0 और 0 0 1/c। कितने लोगों को बात समझ में आ गई, कितने लोगों को बात समझ, ये डायगोनल मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी होती है। हाँ, तो यानी कि मेरे को क्या आ गया मेरे पास, यहाँ पे इसने बोला है ए इनवर्स का वैल्यू यही है, जो कि हमेशा ए बी सी के लिए ट्रू नहीं है। मतलब पहला सही है, दूसरा गलत है, तीसरा सही है। मतलब ये सी ऑप्शन करेक्ट है। कितने लोगों को बात समझ में आ गई, कितने लोगों को बात समझ में आ गई। हाँ, फाइन। अच्छा, एक बोला है एक स्टूडेंट है जो बहुत पूरली परफॉर्म कर रहा है, टीचर उसको ग्रेस मार्क देता है। अब ग्रेस मार्क देता है तो अगर मुझे सिग्मा स्क्वायर की वैल्यू तुम्हें पता है क्या होती है, समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन कितना एन, और माइनस ऑफ कितना, समेशन ऑफ क्या एक्स आई, या ये कितना होती है, समेशन एक्स आई अपॉन एन का होल स्क्वायर। या अगर मैं सिमिलरली अगर मैं ऐसा करूं तो ये हमारा एक फॉर्मूला होता है एक्स माइनस एक्स आई का होल स्क्वायर अपॉन एन। कितने लोग को ये फॉर्मूला पता है, कितने लोग को ये फॉर्मूला पता है, बताओ। हाँ, अब देखो इसने क्या बोला है कि टीचर जो है, अगर टीचर सबको ग्रेस मार्क दे रहा है 12 मार्क का, तो क्या तुम्हें ये बात समझ आती है कि हमारा जो एवरेज है, हमारा जो एवरेज है वो फिर भी, अगर मान लो कि मेरे पास ऐसा है 1
और 2, ठीक है। और मैं इन दोनों को 12 ऐड दे देता हूँ, तो 1 + 12 और ये आ जाएगा 2 + 12, मतलब ये क्या आएगा 13,13। क्या तुम्हें बस समझ में आती है? ये आ गया 13,14। बताओ क्या तुम्हें ये बात समझ आती है? इन हाँ, कौन बोला क्या नहीं समझ आया बताओ? सर पहले क्या? आपने 13 लिख दिया था ना, तो उस वक्त ओ, तो 1 और 2 का जो मीन होता है वो 1.5 होता है और ये 13.5 होता है। बताओ क्या तुम्हें ये बात समझ में आती है? अब देखो, अगर तुम लोग अगर एक चीज देखोगे, एक चीज अगर देखोगे 13,14, 1 एंड 1.5 का डिस्टेंस कितना होता है गाइस? 1 एंड 1 0.5 और 2 एंड 1.5 का डिस्टेंस क्या होता है? -0.5। -0.5 मतलब 0.5, 0.5 अगर स्क्वायर करेंगे तो दोनों 0.5 भी आएगा। क्या तुम्हें ये बात समझ में आती है? हाँ। और यहाँ पे 13 और 13.5 का डिस्टेंस निकालो, क्या होता है? 0.5 का स्क्वायर। 0.5। और यहाँ पे भी 0.5 का स्क्वायर। तो क्या तुम्हें ये बात समझ में आती है कि वेरिएंस का जो ये ऊपर वाला हिस्सा है वो चेंज नहीं होगा? ये वाला चीज चेंज नहीं होगा। कितने लोगों को ये बात समझ में आ गई कि ये वाला चेंज नहीं होगा? बताओ, बहुत इंपॉर्टेंट है। कितने लोगों को ये बात समझ में आ गई कि ये वाला चेंज नहीं होगा? हाँ। और अगर ये चेंज नहीं होगा तो कौन सा जो है, अगर ग्रेस मार्क्स देने के बाद भी चेंज नहीं होगा, वो है वेरिएंस। वेरिएंस चेंज नहीं होगा, मीडियन भी चेंज हो जाएगा, मीन मोड सब चेंज हो जाएगा, लेकिन वेरिएंस चेंज नहीं होगा। कितने लोगों को ये बात समझ में आ गई कि मीडियन चेंज नहीं होगा? हाँ, फाइन। अब क्या बोला है? ये वाला दोबारा मैंने लिख दिया, ठीक है। हाँ, ये वाला क्वेश्चन करते हैं। क्या बोल रहा है? अ नंबर ऑफ इंटीग्रल पार्ट्स ऑफ दिस इज 129। इसको थोड़ा देखते हैं, ये वाला क्या है? √5 प्लस √5 को क्या मैं 5 की पावर 1/2 लिख सकता हूँ क्या गाइस? बताओ। और 7 यस सर। इसको 7 की पावर 1/8 लिख सकता हूँ, ये 1024 आ गया। बताओ। तो मुझे ये बात समझाओ कि यहाँ पे nth टर्म जो होगा, या tr + 1th टर्म जो होगा, tr + 1th टर्म, वो क्या होगा? NCR मतलब क्या? 1024 CR, ठीक है। 5 की पावर 1/2, इसके पावर में n-r। और यहां पर ये चीज क्या आ गया रे? ये चीज आ गया 7 की पावर 1024/8। कितने लोगों को ये बात समझ में आ गई? कितने लोगों को ये बात समझ में आ गई? हाँ। तो मतलब ये क्या आ गया रे? 1024 CR 5 की पावर 512 -r/2। और यहां पर ये आ गया 7 की पावर, इसको 2 से कैंसिल आउट करो, 1024/8। इसको 2 से कैंसिल आउट करेंगे 512 4। इसको 2 से अगर कैंसिल आउट करेंगे तो कितना आएगा मेरे पास? बताओ यहाँ पे कितना आएगा? 256। 50 हिस्ट्री पूरा मुंह में 4 12 जा 4 12 जा 48। और यहाँ पर ये आ गया 48 3 2 4 8 जा 32। 7 की पावर 128 आया। कितने लोगों को बात समझ में आ गई? बताओ। तो ये हमारे पास आ गया। अब देखो इंटीजर, उसने क्या बोला है मुझे? उसने बोला इंटीग्रल टर्म्स। तो इंटीग्रल टर्म्स के लिए ये वाला चीज जो है 512 -r/2, ये ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। कितने लोगों को बात समझ में आती है? बताओ। और एक और कंडीशन है, 512 -r/2 ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। मतलब क्या? 512 माइनस ग्रेटर देन क्या? r/2 होना चाहिए। मतलब r इज लेस देन 1024। ये तो बेसिक कंडीशन है, लेकिन मेन जो मैं तुम लोग को बताना चाह रहा था, मेन जो मैं तुम लोग को बताना चाह रहा था कि, हाँ, मेन जो मैं तुम लोग को बताना चाह रहा था वो ये बताना चाह रहा था कि क्या हमारे पास जो r है,
ठीक है, आर जो है वो 2 का मल्टीपल होना चाहिए। कितने लोगों को ये बात समझ में आती है कि 2 का मल्टीपल होना चाहिए? और 2 का मल्टीपल कहां तक होना चाहिए? जहां तक इसको ये नेगेटिव ना बना दे, ये वाला, इसको ये नेगेटिव ना बना दे। क्या तुम्हें ये बात समझ में आती है? इसको नेगेटिव नहीं बनाना चाहिए। तो अब देखो, अगर मैं आर का वैल्यू 0 लूंगा तो सही है, आर का वैल्यू 2 लूंगा तो ये भी सही है, 4 लूंगा तो सही है। यहां पर मैं कहां तक जा सकता हूं, कौन बताएगा? यहां पे मैं कहां तक जा सकता हूं? कहां तक? 1024। नहीं 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 नहीं, ये नेगेटिव नहीं होना चाहिए। आर का वैल्यू मैं कहां तक जाऊंगा तो ये नेगेटिव नहीं होगा। आर 2 का मल्टीपल होना चाहिए, करेक्ट, आर 2 का मल्टीपल होना चाहिए। एक सेकेंड गाइस, यहाँ पे मैंने थोड़ी सी गड़बड़ कर दी है। क्या गड़बड़ की है? यहाँ पे मैंने थोड़ी सी गड़बड़ कर दी है, ठीक है। एन सी आर, ए की पावर एन माइनस आर, और बी की पावर कितनी होती है? बी की पावर होती है आर, ठीक है। 7 की पावर 1/8, इसके पावर में आर होती है। कितने लोगों को बात समझ में आती है? बताओ, अभी फॉर्मूला मैंने कराया था, किसी ने बोला ही नहीं मुझे। तो 1024 सी आर, और ये मेरे पास क्या आ गया रे? 5 की पावर 1024 माइनस आर बाई 2, इसको मैं तो करता हूं, और 7 की पावर आर बाई 8, मतलब 8 का एलसीएम होना चाहिए इस 8 का। तो 1024 को 8 से डिवाइड करते हैं, ठीक है। अगर मैं 8 से इसको डिवाइड, 8 से डिवाइड करने से आर ऑटोमेटिकली 2 से डिवाइड हो जाएगा। मतलब ये वाला टर्म, अगर आर 8 से डिवाइड हो रहा है तो आर 8 से, अगर आर 8 से डिवाइड होगा तो ऑटोमेटिकली आर 2 से डिवाइड होगा। कितने लोगों को बात समझ में आती है? बताओ। हाँ, तो यहाँ पे क्या आ रहा है? 8 1 जा 8, 2 2, 8 2 जा 16, और यहाँ पर 6 128 आ गया। कितने लोगों को बात समझ में आ गई? 128 आ गया। ये तो एक 128 आ गया, और एक जीरो वाला टर्म भी रहेगा, जो जीरो सबसे आर इक्वल टू जीरो के लिए जो टर्म आएगा वो भी एक रहेगा। तो मतलब 128 प्लस 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 129। कितने लोगों को ये बात समझ में आ गई कि इंटीग्रल टर्म वहां पे 129 रहेगी? हाँ, तो अब देखो 128 प्लस 1 कितना? 129। इसने हमें क्या बोला है कि द नंबर ऑफ इंटीग्रल टर्म्स इज दिस 129। क्या स्टेटमेंट 1 सही है? क्या यस स्टेटमेंट सर। 1 सही है? हाँ, तो अब देखो, द करेक्ट स्टेटमेंट इन द फॉलोइंग, ठीक है। तो 1,1 यहाँ पे सब में 1 है ना, सब करना पड़ेगा क्या? इसका आंसर क्या है? 65 का सी। मतलब मुझे सब करना पड़ेगा, फाइन। तो करते हैं, यानी कि यहाँ पे ये क्या आएगा? √2, और ये चीज क्या आएगा? 3 की पावर 1/3, 3 की पावर 1/3, और ये चीज क्या आएगा? 5 की पावर 1/6, इसके पावर में क्या है? 10 है। कितने लोग को ये बात समझ में आ गई? कितने लोग को ये बात समझ में आ गई? हाँ, अब यहां पर मैं क्या करूंगा? यहां पर एक सेकंड, यहाँ पे मैं इसका फॉर्मूला ही लिख देता हूँ, जो फॉर्मूला होता है ना कि ए प्लस बी की पावर आर, या तुम ए प्लस बी को सी मान सकते हो और सी के तरह भी कर सकते हो, लेकिन मैं इसका फॉर्मूला लिख देता हूँ तुम लोग को, ठीक है। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है, अगर मेरे को ऐसा चाहिए ना तो ये ऐसा होता है 10, ठीक है, फैक्टोरियल अपॉन क्या? अल्फा फैक्टोरियल इंटू बीटा फैक्टोरियल इंटू गामा फैक्टोरियल, और ये आ गया 2 की पावर 1/2, इसके पावर में कितना? अल्फा इंटू 3 की पावर 1/3 इंटू बीटा, और 5 की पावर 1/6 इंटू गामा। ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। अब उसने हमसे पूछा क्या है गाइस? उसने हमसे पूछा है कि इसमें सम ऑफ रैशनल टर्म पूछ रहा है, फाइन।
सबसे पहले तो मुझे ये दिख रहा है कि 10 फैक्टोरियल अपॉन क्या, अल्फा फैक्टोरियल, बीटा फैक्टोरियल और गामा फैक्टोरियल, ये आ गया 2 की पावर अल्फा बाई 2, 3 की पावर बीटा बाई 3 एंड उसके बाद क्या आ रहा है 5 की पावर गामा बाई 6, ऐसा आ रहा है। ठीक है, 5 की पावर गामा बाई 6। अब इसमें देखो, अगर तुम लोग मुझे बताओगे कि यहाँ पर मुझे बताओ अल्फा की कौन कौन सी वैल्यू के लिए, अल्फा की कौन कौन सी वैल्यू के लिए ये वाला जो चीज है, ये चीज एक रैशनल आएगी, मुझे बताओ। अल्फा की वैल्यू अगर मैं 0 पुट करूंगा तो क्या ऐसा होगा, 0 पुट करूंगा तो कैसा ऐसा होगा, यस और नो? यस सर। हाँ। अल्फा की वैल्यू 1 पुट करने से ये ऐसा होगा क्या, अल्फा की वैल्यू 1 पुट करने से ऐसा होगा क्या? नो नहीं सर। होगा, नहीं होगा ना हरनूर? हाँ, क्योंकि वो 2 की पावर 1/2 अंडर रूट 2 हो जाएगा ना, तो नहीं होगा। नहीं समझी हरनूर? सर दोबारा समझा दो। 2 की पावर 1/2 कितना होता है बताओ? बोलो हरनूर, 2 की पावर 1/2 कितना होता है? सर रूटो। रूट 2 रैशनल होता है, इरेशनल होता है? सर इरेशनल। रैशनल होता है। रैशनल होता है या इरेशनल होता है? सर रैशनल। रैशनल होता है, क्या बात कर रही हो? सॉरी सर इरेशनल होता है। हाँ, वो याद नहीं है कि प्रूव दैट रूट 2 इज ए इरेशनल नंबर, 10th में हम लोग यस करते थे। हाँ। अच्छा, तो 2 के लिए तो पॉसिबल नहीं है, अच्छा 1 के लिए तो पॉसिबल, 2 के लिए पॉसिबल है क्या बताओ? यस सर, 2 के लिए रैशनल आएगा कि नहीं आएगा? 2 के लिए रैशनल आएगा कि नहीं आएगा? हाँ, 4 के लिए भी आएगा, 6 के लिए भी आएगा, 8 के लिए भी आएगा और 10 के लिए भी आएगा। कितने लोगों को ये बात समझ में आती है? कितने लोगों को ये बात समझ में आती है? अच्छा, बीटा की वैल्यू बताओ मुझे, बीटा की वैल्यू बताओ। 0 3 0 3 सर 3 का मल्टीपल क्या? 0369 हाँ, और गामा की वैल्यू बताओ। 06 0 6। कितने लोगों को बात समझ में आ गई? कितने लोगों को बात समझ में आ गई? हम्म, तो अगर तुम्हें ये बात समझ में आती है तो अब मुझे बताओ कि यहाँ पे जो पॉसिबल सेट्स होंगे वो क्या क्या होंगे। ठीक है, जो पॉसिबल सेट्स होंगे वो क्या क्या होंगे जिसके लिए रैशनल आ जाए। ठीक है, तो देखो, मैं एक बार तुम लोग को एक चीज समझाता हूं। मान लो मैंने अल्फा की वैल्यू 2 ले लिया। ठीक है, अल्फा की वैल्यू मैंने 2 ले लिया, गामा की वैल्यू क्या है 0,6। अल्फा की वैल्यू अगर मैंने 2 ले लिया तो यहाँ पर अगर मैंने अल्फा की वैल्यू 2 ले लिया तो बीटा और गामा की वैल्यू हमारे पास क्या क्या होगी ये बताओ। अगर मैंने अल्फा की वैल्यू 2 ले लिया तो बीटा और गामा की वैल्यू क्या क्या होगी बताओ। अगर मैंने अल्फा की वैल्यू 2 ले लिया तो बीटा और 3 गामा की और वैल्यू 6, क्या? 3 और 6। 0 और अल्फा की वैल्यू मान लो मैंने 2 ले लिया तो अल्फा की वैल्यू 2 पहले पॉसिबल है क्या ये मुझे बताओ। अगर मैं मान लो अल्फा बीटा गामा का वैल्यू लिखना चाहता हूँ, अल्फा बीटा और गामा का वैल्यू लिखना चाहता हूँ, तो अगर मैंने अल्फा की वैल्यू 2 फिक्स कर दिया तो बीटा और गामा के ऊपर क्या ऐसा रिस्ट्रिक्शन आएगा? सर वो 2 नहीं हो सकती। नहीं हो सकती, लेकिन रीजन क्या है, रीजन? 8 फैक्टोरियल के बराबर हो, मतलब 8 से कम हो उनका सम। हाँ, देखो वहां पे शायद अगर मान लो यहाँ पे क्या है हमारे पास, यहाँ पे एक चीज तो हम मुझे ये चीज भी दिखानी पड़ेगी ना यहाँ पे कि अल्फा, ये मैंने लिखना भूल गया, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू कितनी होना चाहिए मेरे पास? बताओ, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू कितनी होनी चाहिए मेरे पास? 10। सर 10 हाँ, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू 10 ली। अगर मान लो कि अल्फा की वैल्यू मैंने 2 लिया तो क्या तुम अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू 10 निकाल पाओगे, यस और नो?
कोई ऐसा बीटा और गामा ढूंढ सकते हो जिसके लिए अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू 10 हो जाए? नहीं। नहीं। कितने लोगों को ये बात समझ में आ गई कि मैं ऐसा बीटा और गामा ढूंढ ही नहीं सकता जिसके लिए इसका वैल्यू 10 आ जाए? हाँ। तो इसका मतलब क्या हो गया मेरे पास कि अल्फा की वैल्यू 2 नहीं हो सकती। अगर मुझे अल्फा की वैल्यू 0 हो सकती है क्या गाइस? अल्फा की वैल्यू 0 हो सकती है क्या? बताओ। नो सर। ठीक है, अल्फा की वैल्यू 0 भी नहीं हो सकती। तो अल्फा की वैल्यू 4 हो सकती है क्या? यस सर। और अगर अल्फा की वैल्यू 4 होगी तो बीटा और गामा की वैल्यू क्या क्या होगी ये बताओ। बीटा 3 हो 0 सकता और है, 6। गामा 0। 3 कैसे होगा बीटा? एक सेकेंड, नहीं नहीं 2 हो सकता है सर। सर 2 कैसे होगा? 0 and 6। हाँ, 6 एंड 0। कितने लोगों को बात समझ में आ गई? बट सर फिर तो ये 10 तक पहुंच जाएगा जिसका अरे इन समेशन। तीनों, हाँ सम तो 10 ही है ना, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा 10 ही है ना। ओके सर, यस सर यस सर। हाँ हाँ। तो अगर बीटा की वैल्यू अल्फा की वैल्यू 6 हुई तो बीटा और गामा की वैल्यू क्या क्या हो सकती है? हो भी सकती है, नहीं हो सकती, ये बताओ मुझे। हो भी सकती है, नहीं हो सकती, ये बताओ। सर हो नहीं हो सकती सर है? नहीं हो नहीं हो सकती। सकती, नहीं हो सकती। अच्छा, 4 के साथ कोई और कॉम्बिनेशन भी पॉसिबल है क्या? सर 4 0 6। 406। कितने लोगों को बात समझ में आ गई? हाँ, एक और कॉम्बिनेशन पॉसिबल है। कौन सा? 10 0 0। कितने लोगों को बात समझ में आ गई? कितने लोगों को बात समझ में आ गई? हाँ। अब क्या करना है तुम लोग को? अल्फा बीटा गामा का वैल्यू तीनों केसेस के लिए निकल गया है। अब यहाँ पे अल्फा बीटा गामा का वैल्यू पुट कर दो और पुट करके समीशन निकाल लो। कितने लोगों को ये बात समझ में आ गई बताओ? कितने लोगों को ये बात समझ में आ गई? अल्फा की वैल्यू निकाल लिखोगे, बीटा की वैल्यू लिखोगे और गामा की वैल्यू लिखोगे। बताओ। हाँ बताओ गगन। सर से कम नहीं हो सकती इनकी वैल्यू, क्योंकि फैक्टोरियल तो रैशनल ही बनेगा अगर नीचे कम होगा तो कट के। क्या अल्फा की वैल्यू 10 नहीं हो सकती? नहीं सर, इनका सम 10 से कम नहीं हो सकता। मैं नहीं नहीं, पूछ रहा 10 ही हूँ। होना चाहिए ना इनका सम। सर मतलब ऊपर अगर देखो नीचे से कटेगा तो गगन गगन कट। गगन 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 गगन, अभी मेरी बात सुनो तुम पहले। ये वाला जो चीज मैंने तुम लोग को अभी थोड़ी देर पहले एक लिखाई है, कहाँ गया? आ, ये वाला चीज। हाँ, यहाँ पे मुझे बताओ मैंने क्या लिखा था ऊपर में? गगन, ऊपर में क्या लिखा था मैंने? गगन। सर एन लिखा एन। है। अब एन माइनस आर और आर इन दोनों को ऐड करो तो क्या होता है? सर एन बचा है। एन माइनस आर और आर ऐड करने से एन होता है, यानी सब टर्म पे उन दोनों का सम कितना होता है रे? उन दोनों का सम कितना होता एन। है? एन। और अगर ऐसा है तो मुझे ये बताओ कि यहाँ पे जब मैंने ऐसा लिखा 10 फैक्टोरियल अपॉन अल्फा फैक्टोरियल बाई बीटा फैक्टोरियल प्लस गामा फैक्टोरियल, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का वैल्यू कितना होना चाहिए? सर 10 समझ गया सर। हाँ। तो अब बस, अब क्या इसका वैल्यू निकालने के लिए बोला 1262 से तो बहुत ज्यादा आएगी। कितने लोगों को ये बात समझ आती है कि 1262 से बहुत ज्यादा आएगी? बोलो। हाँ, 126 तो बहुत ज्यादा है, मतलब ये वाला जो स्टेटमेंट है ये फॉल्स स्टेटमेंट है गाइस। तो टू फॉल्स है, टू फॉल्स है मतलब क्या? ये भी फॉल्स है, ये भी फॉल्स है, ये भी फॉल्स है, मतलब ये ट्रू है। कितने लोगों को बात समझ में आ गई? कितने लोगों को बात समझ में आ गई? हाँ, समझ गए? बताओ। हाँ हाँ। नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या? अल्फा बीटा जो है वो रूट्स है इस इक्वेशन का। क्या? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, इसका रूट है क्या? अल्फा और बीटा। तो क्या तुम्हें ये बात समझ में आती है कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू माइनस का बी बाई ए है एंड अल्फा बीटा की वैल्यू सी बाई ए है? कितने लोगों को ये बात समझ में आती है? कितने लोगों को ये बात समझ में आती है? हाँ,
ये फालतू है। वैसे भी मुझे डी का वैल्यू यहाँ पे चेक करना है, तो मैं डी का वैल्यू लिखता हूँ। डी का वैल्यू मेरे पास क्या है, डी का वैल्यू कोफिशिएंट लिखने 1, यहाँ पे कॉस ऑफ बीटा माइनस अल्फा मतलब क्या, कॉस बीटा कॉस अल्फा प्लस साइन बीटा साइन अल्फा, ठीक है। उसके बाद क्या, यहाँ पे ये आ गया कॉस अल्फा, और यहाँ पर ये क्या आ गया, कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा, ठीक है। और यहाँ पर ये क्या आ गया 1, और यहाँ पे क्या आ गया कॉस बीटा, और यहाँ पर क्या आ गया रे, कॉस अल्फा कॉस बीटा 1, कॉस अल्फा कॉस बीटा एंड 1। बहुत ध्यान से सुनना, इसमें ये प्रोडक्ट ऑफ डिटरमिनेंट का क्वेश्चन है। किसका क्वेश्चन है ये, बताओ ये किसका क्वेश्चन है, बोलो ये किसका प्रोडक्ट ऑफ क्वेश्चन है। डिटरमिनेंट। हाँ, प्रोडक्ट ऑफ डिटरमिनेंट का ये क्वेश्चन है। तो मुझे ये वाला जो मैट्रिक्स का है ना, इसको दो प्रोडक्ट ऑफ डिटरमिनेंट के फॉर्म में मुझे लिखना है। तो मैं कैसे लिखूंगा, अच्छे से सुनना, ठीक है। मैं सबसे पहले यहाँ पे लिखता हूँ, मैं सबसे पहले यहाँ पे लिखता हूँ, सबसे पहला टर्म मेरा 1 है, सबसे पहला टर्म मेरा क्या है 1 है। तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे 1 0 0, और यहाँ पर मेरे पास 0 0, सॉरी यहाँ पर भी मैं क्या करता हूँ 1 0 0 लिख देता हूँ। तो फर्स्ट रो हमेशा फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई होता है, क्या तुम्हें ये बात समझ में आती है, फर्स्ट रो हमेशा फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, अब देखो यहां पर मुझे कुछ मैनिपुलेशन भी करने पड़ेंगे तभी मेरा ये आएगा एक्चुअली, ठीक है। तो यहां पर मैं एक काम करता हूं, यहां पर मैं 1 1 0 लिखता हूं, ठीक है 1 1 0। अब यहां पर ये क्या है, उसके बाद मुझे ये वाला टर्म चाहिए एक्चुअली, करेक्ट। मैनिपुलेशन करता हूं आगे पहले तो, ठीक है। अगर मैनिपुलेशन करूं या इसको ओपन ही कर दूं, ओपन ही कर दूं क्या गाइस, एक सेकेंड। मुझे सबसे पहला जो काम करना है, इसको थोड़ा सा मैनिपुलेट करना है। तो मैं एक काम करता हूँ, पहले रो और दूसरे रो को चेंज करता हूँ, ठीक है। तो पहला रो दूसरा रो अगर मैंने चेंज किया तो ये आएगा कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा एंड 1 कॉस बीटा, ठीक है। और यहाँ पर मेरे पास क्या आ गया रे, यहाँ पे आ गया 1 कॉस बीटा कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा, और यहाँ पर ये आ गया कॉस अल्फा, और यहाँ पर आ गया कॉस अल्फा कॉस बीटा एंड 1, ठीक है। तो एक काम करते हैं गाइस, देखो इसको मैं दो प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखता हूँ, ठीक है। अब मुझे क्या चाहिए गाइस, मुझे चाहिए कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा। तो मैं ऐसा सोच रहा हूँ यहाँ पे एक माइनस भी आएगा, ठीक है, क्योंकि दो रो को इंटरचेंज किया तुमने। तो मैं एक सोच रहा हूँ कि यहाँ पे मैं लिखता हूँ कॉस अल्फा साइन अल्फा 0, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ कॉस बीटा साइन बीटा एंड 0। अगर तुम लोग देखोगे एक चीज कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद ये पहला वाला एंट्री आ रहा है, करेक्ट। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद पहला वाला एंट्री आ रहा है, करेक्ट। बताओ, हम्म। अब मुझे एक चीज बताओ, अब मुझे एक चीज बताओ, यहाँ पे मैं क्या ऐसा पुट करूं कि यहाँ पे ये वाला एंट्री 1 आ जाए। मेरी बात समझ गए क्या तुम लोग, यहाँ पे मैं ऐसा क्या पुट करूं कि इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई जब वो हो तो वो 0 आ जाए, सॉरी 1 आ जाए। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूं, यहाँ पे मैं क्या लिखूं, और यहाँ पे मैं क्या लिखूं, और यहाँ पे मैं क्या लिखूं। सर कॉस स्क्वायर बीटा साइन स्क्वायर बीटा और 0। हाँ, तो यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा, यहाँ पे मैं लिखूंगा
कॉस बीटा साइन बीटा एंड जीरो। कितने लोगों को ये बात समझ में आती है? कितने लोगों को ये बात समझ में आती है? फाइन। अब यहाँ पे उसको क्या चाहिए? यहाँ पे उसे कॉस अल्फा चाहिए, ठीक है? तो कॉस अल्फा, तो हाँ, कॉस अल्फा, कॉस अल्फा, कॉस अल्फा कैसे आ सकते हैं यहाँ पे? यहाँ पे चाहिए ना? बताओ, तुम लोग ही बताओ। यहाँ पे कॉस बीटा होता तो सही होता। तब मैं थोड़ा सा उफ, एक सेकेंड, ठीक है, एक सेकेंड। मैं इसको और मैनिपुलेट मुझे करना पड़ेगा, तभी ये होगा, ठीक है? तो ये दो रो तो मैंने इंटरचेंज कर दिया। कौन से दो रो किए? ये दो रो किए। अब मुझे क्या करना पड़ेगा? ये दो रो इंटरचेंज मैंने कर दिया। उफ, इसको ओपन ही कर दे क्या? या एक सेकेंड रुको, मैं इसको थोड़ा सा बैक कैलकुलेशन करता हूँ। तो अगर मैंने इसको थोड़ा बैक कैलकुलेशन किया तो यहाँ पर ये आ जाएगा कॉस अल्फा कॉस बीटा जीरो, ठीक है? कॉस अल्फा कॉस बीटा जीरो, या कॉस अल्फा साइन अल्फा जीरो। और यहाँ पर मेरे पास आ गया कॉस अल्फा साइन अल्फा जीरो। और यहाँ पर ये आ गया क्या? यहाँ पर मेरे पास आ गया कॉस बीटा साइन बीटा एंड जीरो। तो कॉस के कॉस अल्फा कॉस बीटा साइन बीटा आ गया। और यहाँ पर मैं लिखता हूँ 100। अब देखता हूँ एक बार देखो गाइस, यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये चीज क्या आ गया? कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा प्लस जीरो मतलब 1। कितने लोगों को ये बात समझ में आ गई? कितने लोगों को ये बात समझ में आ गई? हाँ। दूसरा क्या? कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा प्लस जीरो मतलब कॉस ऑफ क्या? अल्फा, ये वाला आ गया। कितने लोगों को ये बात समझ में आ गई? और यहाँ पर ये आ गया कॉस अल्फा प्लस जीरो मतलब कॉस अल्फा ही आ गया। कितने लोगों को ये बात समझ में आ गई? बताओ, कितने लोगों को ये बात समझ में आ गई? दूसरा वाला, ये वाला चीज तो कॉस अल्फा साइन अल्फा जीरो है, तो मतलब ये वाला चीज तुम लोग को पता चल गया होगा। यहाँ पे आ जाएगा कॉस बीटा साइन बीटा जीरो। तो एक बार वेरीफाई करते हैं, कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा जीरो, कॉस स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस जीरो मतलब 1। और ये कॉस बीटा प्लस जीरो मतलब कॉस बीटा ही आ गया। और यहाँ पर मेरे पास क्या आ जाएगा? कॉस अल्फा आना चाहिए, मतलब यहाँ पर मेरे पास आएगा 100। कितने लोगों को ये बात समझ में आ गई? कितने लोगों को ये बात समझ में आ गई? बताओ। हाँ। तो ऑफ कोर्स ये चीज सोचना बहुत डिफिकल्ट होता है, मैंने भी बहुत दिन पहले पढ़ाया था इसलिए मेरे से हुआ नहीं। लेकिन ये चीज बहुत सिलेबस में है तुम लोग का कि जो हमारा जो डिटरमिनेंट है ना, उसको दो डिटरमिनेंट के पार्ट में तोड़ के एक डिटरमिनेंट और दूसरा डिटरमिनेंट का हम कैलकुलेशन करते हैं। समझ गए क्या? हाँ। आई डोंट नो तुम लोग को सर ने कराया है या नहीं कराया है, बट ये बहुत अच्छा रिजल्ट है। अब तुम लोग बताओ, इसका डिटरमिनेंट वैल्यू कितना है? इसका डिटरमिनेंट वैल्यू कितना है? 0। जीरो। क्योंकि इसका इसका 3 गो जीरो है, तो मतलब इसका जीरो आ गया। और इसका डिटरमिनेंट वैल्यू कितना है? जीरो। जीरो। तो जीरो इंटू जीरो आ गया जीरो। जीरो। तो मतलब क्या आ गया ये? इसके पास जो है ओनली ट्रिवियल सोल्यूशन है। सॉरी, डी जीरो का मतलब है हैज नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन। कितने लोगों को बात समझ में आ गई? कितने लोगों को बात समझ में आ गई? हाँ। ओके गाइस, हमारा टाइम चला गया, लेकिन हमने कितने क्वेश्चन सॉल्व किए? मैं एक और सेशन तुम लोग का ले लूंगा, नहीं तो 1 2 3 4, ये वाला क्वेश्चन बहुत टाइम लगाया मेरे को। 5, ये वाला नहीं किया मैंने, ये वाला भी नहीं किया, ये वाला भी नहीं किया। 6 7 8 9 10
इसके बाद ये तो था ही हुई 11 और 12 क्वेश्चन किए। ठीक है, मैं 5 क्वेश्चन जो है वो नेक्स्ट डे का जो हमारा क्लास होगा ना, उसमें मैं और 5 क्वेश्चन तुम लोग करा दूंगा, और जिसको डाउट होगा वो प्लीज मुझे ग्रुप में भेज देना। ठीक है, फाइन। ठीक है, अभी अटेंडेंस बता दो बस। और मैंने तुम लोग को अच्छे अच्छे क्वेश्चन कराए, जो क्वेश्चन टाइम कम टाइम टेकिंग है वो भी क्वेश्चन पेपर में आया था। वो क्वेश्चन मैंने तुम लोग को नहीं कराया, कि मैं चाहता हूँ वो क्वेश्चन तुम लोग सोल्यूशन देके खुद भी कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये है। अक्षिता, प्रेजेंट सर। अंगिता, प्रेजेंट सर। आरुषि, प्रेजेंट सर। भवानी, प्रेजेंट सर। दिव्यांश, दिव्यांश, हरनूर, प्रेजेंट सर। हेमंत, 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 हेमंत आया था तो सिंह, हस्मिता सिंह, हस्मिता सिंह आई है क्या? नहीं, ठीक है। हम्म, हेमंत तो आया था बट हस्मिता नहीं आई है। फाइन। उसका जनीश, प्रेजेंट सर। जशिका, जशिका, जतिन, प्रेजेंट सर। पिंकी, प्रेजेंट सर। करणबीर, प्रेजेंट सर। कार्तिक, प्रेजेंट सर। लवप्रीत, लवप्रीत, लवप्रीत आज भी नहीं आई। फाइन। और नव किरणदीप, प्रेजेंट सर। निखिल, प्रेजेंट सर। नीतिका, नीतिका तो नहीं है। ठीक है, उसके बाद नितिन चौहान, नितिन चौहान, नीतीश कुमार, यस सर। पंकज कुमार, प्रेजेंट सर। पंकज कुमार। उसके बाद प्रणशूल, प्रेजेंट सर। उसके बाद पारबीन कुमार, पारबीन कुमार, पारबीन कुमार, पारबीन कुमार। आया क्या पारबीन कुमार? नहीं आया क्या? सेट। प्रियांशु, प्रेजेंट सर। पूर्वांशी। सर प्रेजेंट सर। क्लास में तो है। कौन कौन? परवीन कुमार। परवीन कुमार। हाँ लकी बोलो। परवीन कुमार सर क्लास में तो है। अच्छा, परवीन कुमार है क्या क्लास में? ठीक है। उसके बाद क्या? राजकमल, प्रेजेंट सर। शगनप्रीत, प्रेजेंट सर। उसके बाद विनय, 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 विनय नहीं है आज। यशराज, प्रेजेंट यश, सर। हाँ उसके बाद है यशिका, प्रेजेंट सर। यशिता, प्रेजेंट सर। रितिका, रितिका, रितिका नहीं है आज। निशांत, निशांत। उसके बाद है लकी। प्रेजेंट सर। हाँ, सर मैं रह गई। तुम कौन हो? सर सुखवीर। अ, सुखबीर। कहाँ है रे सुखबीर? अच्छा ये सुखबीर, हाँ एप प्रेजेंट है। उसके बाद है लकी, सर प्रेजेंट। लकी। हाँ, ये निशांत है क्या क्लास में? निशांत, निशांत है क्या? नहीं है। उसके बाद क्या है अपने पास?
अक्षरा 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 भी नहीं है। दीपक कुमार, प्रेजेंट सर। गगन शर्मा, प्रेजेंट सर। हाँ सक्षम तो आता ही नहीं है, छोड़ो। उसके शिवम, शिवम, प्रेजेंट सर। सिमरन, प्रेजेंट सर। सिमरन, सिमरन, सिमरनजीत, 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 परमिंदर, चित्कर्ष। ठीक है गाइस, ठीक है। सॉरी, मुझे लगता है मैंने आज का लेक्चर अच्छा नहीं लिया। ये घर पे इतना डिस्टर्ब किया ना इन लोगों ने, क्या बताऊं। ठीक है, कैसा था यार आज का लेक्चर? सर अच्छा था। ठीक है, ठीक है। मैं हम लोगों ने ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया, लेकिन हम लोगों ने जितने क्वेश्चन सॉल्व किए वो बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन थे। ठीक है, जो क्वेश्चन मैंने सॉल्व नहीं किया है उसको प्लीज तुम लोग खुद से ट्राई करना। ठीक है, और कोई भी डाउट होगा तुम ग्रुप में डाल देना, मैं इंस्टेंटली रिप्लाई करूंगा। ठीक है, हाँ। तो जिनको डाउट है वो रुको, और जिनको डाउट नहीं है प्लीज दे कैन लेफ्ट द कॉल। सर कल से डेफिनेट कराओगे इंटीग्रेशन? हाँ डेफिनेटली इंटीग्रेशन कराऊंगा कल से। ओके सर। हम्म, सर मेरे नोट्स टूट रहे थे तो मैंने मॉड्यूल से बना लिया, वो चलेगा? हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। ओके सर। क्वेश्चंस तुमसे हो रहे नहीं हो रहे ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जिनको डाउट नहीं है वो प्लीज दे कैन लेफ्ट द कॉल, और जिनको डाउट है वो प्लीज एक एक करके पूछो। तुम लोग को डाउट है क्या? यस सर। किस में डाउट है तुम्हें? सर आपको याद है एक बार हम लोगों ने जनेश का एक क्वेश्चन था वो किया था। हम्म, सर आपने सोल्यूशन भेज दिया था, सोल्यूशन समझ नहीं आया था। ठीक है, वो हमें समझा दूंगा। वैसे जनीश ने उसको सॉल्व भी कर दिया था, मैं सोल्यूशन तुम लोग को अच्छे से समझा दूंगा कभी दिन। ओके आज तो सर। नहीं पढ़ा, आज मेरे पास वो क्वेश्चन है नहीं। ओके सर। ठीक है, हाँ, ओके सर, बाय। बाय। पारवीन, क्या डाउट है तुम्हारा? पारवीन, विनय, अक्षिता। यस सर जो सर। आपने हाँ बोलो बोलो अक्षिता। वेरिएंस वाला क्वेश्चन करवाया है, एक बार समझा दो वो वाला। अच्छा, इसमें मैंने वेरिएंस को बोल दिया वो चेंज नहीं होगा, वो वाला क्या? यस सर। अच्छा, देखो कहाँ गया। हम्म, तो यहाँ पे जो हमारे पास है ना वो ये है कि समीशन ऑफ x माइनस एक्स आई का होल स्क्वायर। ठीक है, x मतलब क्या है? मीन। मीन माइनस क्या? एक्स आई का स्क्वायर, और बाई n है। अब मान लो कि हमारे पास 3 डेटा है। ठीक है, x माइनस एक्स आई रखो। ठीक है, अब यहाँ पे देखो हमारे पास मान लो 3 डेटा है। 3 डेटा है, मान लो 1, 2, 3। इन तीनों का मीन क्या आएगा सर बताओ? 2। 2। और मान लो मैंने इसमें 13 जोड़ दिया। 13 जोड़ दिया तो ये क्या आ गया? 14। और सॉरी 12 जोड़ दिया तो 12 जोड़ दिया तो ये क्या आ गया? 13, 14, 15। अब मीन क्या आएगा बताओ? मीन क्या आएगा सर अक्षिता? कैलकुलेटर का प्लीज। अरे बीच वाला मीन होता है ना, बोलो। हाँ, तो 14। अब देखो इसमें अगर मैं देखूंगा 1 माइनस 2 का होल स्क्वायर फाइंड करो अक्षिता, कितना होता है? सर 1। 1। 13 माइनस 14 का होल स्क्वायर फाइंड करो, कितना होता है? 1। 2 माइनस 2 का होल स्क्वायर फाइंड करो, कितना होता है? 0। 14 माइनस 4 का 14 का होल स्क्वायर फाइंड करो, कितना होता है?
0 3 माइनस 2 का होल स्क्वायर फाइंड करो 1 और 15 माइनस 14 का होल स्क्वायर फाइंड करो। सर 1 तो क्या तीनों सेम आ गए क्या? यस सर और तीनों का ऐड करने पे भी सेम आ गया क्या? बोलो, तीनों का ऐड करने पे भी सेम आएगा क्या? सर मतलब कि यहाँ पे आधों का तो 0 आया है और कई का 1 आया है। अरे देखो ना रे, ये वाला इसका सिग्मा निकालते पहले, सिग्मा स्क्वायर इसका निकालो। तो 1 माइनस 2 का होल स्क्वायर मतलब क्या 1, 2 माइनस 2 का होल स्क्वायर मतलब 0 और 3 माइनस 2 का होल स्क्वायर मतलब 1 बाई 3। क्या तुम्हें बात समझ में आई? अब ये वाला डेटा मैंने निकाला, अब सिग्मा डैश का स्क्वायर निकालो। ठीक है, सिग्मा 1 का स्क्वायर 13 माइनस 4 का होल स्क्वायर 1, 14 माइनस 14 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0 और प्लस 1 बाई 3। ये भी आ रहा है 2 बाई 3 और ये भी आ रहा है 2 बाई 3। तो वेरिएंस चेंज हुआ क्या? नो सर तो इसका मतलब आंसर क्या आएगा? वेरिएंस। हो गया। और कोई डाउट है? नो सर लिफ्ट कर जाओ कॉल। हाँ विनय, तुम्हें कोई डाउट है क्या? विनय, कोई डाउट है क्या तुम्हें? नो सर। लिफ्ट कर जाओ कॉल। यस। पारबीन, तुम क्लास में ही नहीं हो लगता है, ठीक है। आ विनय को मार्क कर देता हूँ। ठीक है, ये आई विल एंड द कॉल फॉर एनीवन।